नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। मैं देवेश, आपका मन मित्र, फिर से इमोशनल यूवर्स की तरफ से इस पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। भारत की आबादी तकरीबन 65% 35 साल से कम के उम्र के लोगों की है। देश का भविष्य इन्हीं लोगों के हाथों में है। बट क्या ये देश के भविष्य के एकेडमिक्स, फिज़िकल हेल्थ के अलावा अभी हम कुछ बातें करते हैं? अक्सर हम ये मिस कर जाते हैं। आज उसी भविष्य का एक हिस्सा हमारे साथ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं कुशाग्र। हेलो कुशाग्र, हाउ आर यू? हेलो। गुड टू सी यू। क्या करते हैं कुशाग्र आप? मैं 12th क्लास में हूँ और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और करेंटली मैं टाइकोंडो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्टेट लेवल। अरे वाह, और मैं एनसीसी भी करता हूँ और ड्रामा भी करता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर इतनी सारी चीज़ें एक साथ? हाँ, ये खुद से या फैमिली के प्रेशर पे कर रहे हो? पढ़ाई फैमिली के प्रेशर पे कर रहा हूँ बट ये सब खुद से कर रहा हूँ। अच्छा, इंसान पढ़ता क्यों है? मतलब मैं ये सवाल कई बच्चों से पूछता हूँ कि आप पढ़ते क्यों हो? देखिए, पढ़ाई इंसान के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो किसी भी फील्ड में क्या कहते हैं अपना अपना योगदान नहीं दे पाएगा, क्योंकि पढ़ाई इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट और एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कुछ नॉलेज लेना ज़रूरी है इंसान को, बिल्कुल। ताकि कुछ हद तक एक स्तर पे आ जाए इंसान कि उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उस हद तक हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर इंसान पढ़ेगा नहीं, अगर वो डिग्री नहीं हासिल की है उसने, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी उसके पास नहीं है, तो फिर वो और भी किसी फील्ड में उतना अच्छा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर फील्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वो स्किल तो जो स्किल है वो पढ़ने से ही आती है। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी उम्र भी 18 साल है 18 के हो गए? जी। बन गया? बनाया? बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार आपको जो मिला है इसका बहुत ही उपयोग होगा आगे के भविष्य में। जी। आपने कब डिसाइड किया कि आप पढ़ाई करेंगे? कभी डिसाइड नहीं किया। नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, आपने डिसाइड कब किया था? एक टाइम सर्टेन, जब 5-6 साल का था तो घर वालों ने स्कूल लगवा दिया। घर वालों ने स्कूल में। मैं यही चीज़ सुनना चाहता कि पढ़ाई कोई करना नहीं चाहता। पढ़ाई करने के उद्देश्य से कोई पैदा नहीं होता। ये समाज बोलता है कि पढ़ो, इसलिए हम पढ़ते हैं। बिल्कुल वरना आप ताइक्वांडो करते हैं, बिल्कुल वरना आप मंच करते हैं, जैसा आपने कहा, आप ड्रामा भी करते हैं, बिल्कुल और आपने ऐसा भी कहा कि पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता। नहीं है, प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा लॉजिक भी आपने दे दिया, क्योंकि आपको मालूम है पॉडकास्ट आपके पेरेंट्स भी देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। कुशाग्र बुद्धि के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशाग्र। और इनिशियल जो आपकी फैमिली लाइफ रही, कुछ बचपन की बातें याद हैं आपको? जी, मेरी फैमिली लाइफ में घर में थोड़ा सा माता पिता के प्रति थोड़ा सा झगड़ा रहा था और कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी रहे थे अर्ली एज में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी ठीक होते गई। फैमिली इश्यूज थोड़े थे, लेकिन टाइम से टाइम थोड़े से सब कुछ ठीक होता गया। आप अकेले पुत्र हैं? मेरा भाई भी है। भाई बड़े छोटे आपसे? छोटे हैं। आपसे छोटे। आपके बीच में दोनों में संबंध कैसे हैं? हम तो खूब मस्ती करते हैं, हमारे संबंध हमेशा से अच्छे थे। अच्छा, मस्ती में क्या क्या करते हैं ज़रा बताएंगे? क्रिकेट खेलते हैं साथ में, मेरा भाई भी टाइकोंडो करता है। अच्छा। साथ में सीखने जाते हैं, कभी मैं उसको पढ़ा देता हूँ, कभी वो, कभी हम लोग हर तरह के स्पोर्ट्स भी खेलने जाते हैं और भी बच्चों के साथ। तो दोनों भाई ताइक्वांडो सीख रहे हो, झगड़ा किससे है आप लोगों का? देख रहे हो मैं आप कहाँ ले जा रहे हो। On a very lighter note, I just asked you, झगड़ा ताइक्वांडो में रुचि कैसे आई? टाइकोंडो में रुचि आई थी क्योंकि बचपन से हम दोनों ही ब्रूस ली के फ़ैन थे। अच्छा। और बचपन से ब्रूस ली की मूवीज़ देखते थे और बहुत मार्शल आर्ट्स वगैरह की मूवी देखी थी, तो रुचि सिंपली फिल्म देखते देखते ही आ गई थी। फिल्मों से और भी कुछ चीज़ें सीखी हैं या सिर्फ ताइक्वांडो करना? फिल्मों से सीखा तो बहुत कुछ है, अब हर किताब यहाँ पे खोली नहीं जा सकती। ये बहुत ही आज का जो युग है, जो आज का युवा है, जी, बहुत ही जानकार है। उसे पता है कब, कहाँ, क्या और कैसे अपने मन की बात रखनी है। तो मुझे मित्र समझ के आप कह सकते हैं, आपके मन में अगर कुछ इस तरह की बातें हों तो। फिल्म हम बचपन से देखते थे और बहुत सारी समाज की इधर उधर की बातें सीखी है और बहुत कुछ सीखा। उसी से मेरी क्या कहते हैं ड्रामेटिक्स में भी आगे रुचि आई। मैं वहीं पहुंचना चाह रहा था
क्योंकि आपने कहा आपकी मंच में रुचि और आप मंच भी करते हैं, तो ये भी फिल्मों से ही प्रेरित होके होकर के आपको किस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद हैं? मेरे को कॉमेडी मूवी ज़्यादा पसंद है। कॉमेडी आप हिंदी या किसी दूसरे भाषा की भी फिल्में देखते हैं या सिर्फ हिंदी देखते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी और इंग्लिश देखते हैं। किसकी कॉमेडी बेहतर लगती है आपको? इंडियन एक्टर्स में नहीं, मतलब हिंदी सिनेमा की या अंग्रेजी सिनेमा की? हिंदी सिनेमा की ज़्यादा। हिंदी सिनेमा की। क्या ऐसा कुछ होता है कि अंग्रेजी सटायर या उसके जो ह्यूमर के कंटेंट हैं वो समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि कल्चरली दो अलग चीज़ें हैं? कहीं वो बात तो नहीं? क्योंकि थोड़ा सा हिंदी के प्रति कल्चर बायस भी हो सकता है, और क्योंकि इंग्लिश फिल्में थोड़ी अलग कल्चर की है, तो हिंदी से बचपन से देखते हुए कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, और फॉर्म ऑफ ड्रामा और फॉर्म ऑफ इनलाइटमेंट और साथ में क्या कहते हैं ड्रामेटिक सटायर ज़्यादा क्या कहते हैं हिंदी फिल्मों से देख के मतलब मिलता है, और ज़्यादा ड्रामेटिक्स उसमें होता है, इसलिए क्या कहते हैं शौक ज़्यादातर हिंदी कॉमेडी का तो ज़्यादा ये है। तीनों चारों चीज़ें जो आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताइक्वांडो में हैं, ड्रामा में भी रुचि, समय कैसे निकालते हैं आप? मैं स्कूल से आता हूँ, स्कूल से आके 2-3 घंटा पढ़ने के बाद 5:30 से हमारी टाइकोंडो क्लास होती है और 6:30 तक होती है, फिर आके ट्यूशन जाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो टाइम मैनेज धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी जब इन सारी चीज़ों में रुचि लगाई थी कि कैसे टाइम मैनेज करे, लेकिन धीरे धीरे होते रहा, और एक टाइम पे फिर वर्कशॉप्स करना भी स्टार्ट किया, हॉलीडेज़ में वर्कशॉप्स करने लगा जब छुट्टियाँ पड़ी स्कूल की, समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन के टाइम में, तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर मैनेज होता रहा। हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में तो काफ़ी मुश्किल हुई थी कि इतने सारे शौक पाल रखे हैं, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई से मन भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ मैनेज होते रहा। तो ये डिफ़िकल्टी आई मैनेज करने में, बट हुआ। तो ताइक्वांडो या ड्रामा या एकेडमिक्स, तीनों में से क्या चुन रहे हैं आप, या तीनों? ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स, कोई खास वजह? क्योंकि ड्रामा मेरी सोल मतलब मुझे फील करवाता है ड्रामा, उसी से मैं क्या कहते हैं, मेरे को ड्रामा और टाइकोंडो ये दो चीज़ ऐसी है जो मुझे मतलब मेरे अंदर एक एनलाइटमेंट डालती है, और उससे मैं अटैच फील करता हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ ड्रामा, ड्रामा इज़ लाइफ। अगर ड्रामा के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। हम दिन भर इतने तरह के इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, सबको क्या कहते हैं निकालने के लिए एक ड्रामा की ज़रूरत होती है, और कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म मेरा मानना है कि इंसान के अंदर होनी चाहिए कि अपनी एनर्जी को सही जगह पे सही डायरेक्शन में लगा पाए, तो तो वो एनर्जी मेरे लिए ड्रामा है। तो ज़िंदगी खुद ही एक ड्रामा है, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये सोच रखते हैं कि जो आपके खुद की जो थॉट्स हैं, आपके खुद के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति या ह्यूमैनिटी के प्रति, वो आप ड्रामा या ताइक्वांडो से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बिल्कुल। आप ऐसे नॉर्मली कम बातें करते हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं, या बहुत ही आउटगोइंग पर्सनालिटी? आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ कहेंगे? मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि किसी खास जगह पे किसी तरीके से निकलती है, किसी और खास जगह पे किसी तरीके से निकलती है। अच्छा। कहीं कहीं पे मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहता हूँ, कहीं कहीं पे मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त होंगे स्कूल के, उनके साथ थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ। तो इंट्रोवर्ट रहने के रीजंस कुछ होते हैं? इंट्रोवर्ट इंसान जैसे आपने कहा कि किसी खास जगह पे हम अपने आप को इंट्रोवर्ट रखते हैं, तो वो खास जगह पे इंट्रोवर्ट रहने का कोई खास कारण होगा? इंट्रोवर्ट इंसान बहुत रीज़न से हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीज़न जो इंसान के अंदर रहते हैं वो ये है कि हर जगह वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, कई तरह की उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, चीज़ें होती है। तो जैसे हमारे जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट के ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी, और साथ साथ कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है। अच्छा। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है कई बार इंसान की जैसे हमारे जनरेशन के लोगों की एक सोशल स्किल्स जो है उसको काफ़ी जैसे खा रहा है। इसका एक रीज़न मैं खुद पे भी देखता हूँ और अपने आसपास अपने पीयर्स के थ्रू भी देखता हूँ, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो इंसान की धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम इंगेज कर पा रहा है सोशल मीडिया में।
और टाइम जैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे अब हमारे जनरेशन के में जो डिस्ट्रैक्शंस है और जो आपके जनरेशन में डिस्ट्रैक्शंस थे, उसमें एक ज़मीन आसमान का अंतर है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपके टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस थे, आज हमारे टाइम पे वो सब क्या कहते हैं, इंसान को रिफ्रेश करने के लिए, इंसान को सही जगह पे उसकी एनर्जी चैनलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन आपके टाइम पे वो चीज़ थी नहीं। आपके टाइम पे बाहर घूमना, ऐसी आवारागर्दी करना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती थी। आज के टाइम पे कोई बाहर घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, उससे वो रिफ्रेश होकर वापस कहीं ना कहीं अपने काम पे लग पाता है। ये हमारी जनरेशन देख पा रही है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया। अब वो सबसे मतलब पावरफुल डिस्ट्रैक्शंस है जो इंसान को अंदर से क्या कहते हैं, हमारी जनरेशन के लोगों को अंदर से उनकी सोशल स्किल्स को बहुत कम कर पा रहा है। और क्योंकि ये चीज़, अब ये डिस्ट्रैक्शन लोग सोचते हैं, हमारी जनरेशन के पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस चीज़ के ना पढ़ने का बहाना है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई में नहीं करती। पढ़ाई तो चलिए एक एस्पेक्ट है, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपके अटैक करेगी ये डिस्ट्रैक्शन जो है। आप बात करना लोगों से, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो डोपामिन है, डोपामिन का जो एक्सेस है, वो सब धीरे धीरे करके खराब करते हैं। और डोपामिन का जो एक्सेस है वो सब पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ये हमारी जनरेशन जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रही है। तो कुशागर, आपने जैसा बताया कि आपकी अपनी लाइफ में पर्सनल जो आपकी अभी पर्सनैलिटी है, उसमें फैमिली का भी रोल रहा, और कुछ इश्यूज आपने बताए जिसमें मैं बहुत डीप डाउन नहीं जाना चाहता हूँ। पर फैमिली के अलावा दोस्त बनते हैं। हाँ जी। तो आपने दोस्त बनाए थे या आपको दोस्तों ने बनाया? मतलब पहल किस तरफ से हुई थी? क्या मतलब है दोस्तों ने आपको बनाया है आपका? नहीं, दोस्तों ने बताया, मतलब आपकी दोस्ती जो हुई किसी के साथ, तो पहल आपकी तरफ से थी या पहल दूसरे की तरफ से थी? पहल मेरे तरफ से थी। और स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम में मेरे उतने दोस्त रहे नहीं है। 4th-5th-6th क्लास के टाइम पे मेरे बिल्कुल भी दोस्त नहीं रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि उस समय मैं ड्रामेटिक्स करता नहीं था, और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, ऐसा बच्चा था जिसका कोई टैलेंट नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है। पढ़ने में भी मैं एकदम ज़ीरो था 5th-6th के टाइम पे। तो मेरे से कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। क्लास में सब मेरे को मतलब इस तरीके से अवॉइड करते थे। बट धीरे धीरे करके मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, उससे दोस्त कहीं ना कहीं आते चले गए। बुलिंग भी हुई कभी आपकी? जी, क्या कहते हैं, 5th-6th में मेरे को मैं थोड़ा कमज़ोर था, तो बुलिंग हुई है। पढ़ाई के विषय में भी, और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट मेरा बिल्कुल नहीं था। तो हाँ, 5th-6th के टाइम पे बच्चे बुली करते थे मेरे को। लेकिन धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, जैसे मैंने खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, और तो वैसे ही कहीं ना कहीं बुलिंग की चीज़ थोड़ी कम हुई और दोस्त बनने लगे। लेकिन अब जो दोस्त बने वो थोड़े सच्चे दोस्त बने। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी भी जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर करती है कि ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच में कि अपने मतलब को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखने वाला रिलेशन है। क्योंकि अभी की जो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ऐसा है कि जो दोस्ती है वो भी बहुत ऑथेंटिक नहीं बन पाती। हम लोग दोस्ती करते इसलिए क्योंकि अपने मोटिव को और अपने एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन बना रहे, उसके लिए क्या कहना कहीं ना कहीं दोस्ती करते हैं। सामने वाले से प्यार उतना गहरा और वो फीलिंग जो दोस्ती की जो ऑथेंटिक और ओरिजिनल फीलिंग है वो आनी कम हो चुकी है इस जनरेशन में। इसलिए इसी का रीज़न है कि मेरा मानना है कि इसी रीज़न से कहीं ना कहीं और भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। जैसे अगर हम अपने इनर ईगो को या इनर सेटिस्फैक्शन के लिए दोस्ती करते हैं, तो इनर सेटिस्फैक्शन को मेंटेन रखने के लिए बुलिंग भी करते हैं, और भी ऐसे कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस वे में जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे जनरेशन को हर चीज़ बाय प्रोडक्ट चाहिए होती है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, हर चीज़ पे एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहना, जो कि कहीं ना कहीं हाँ, इस जनरेशन जेनजीज में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी एक मेजर इशू इस पूरे सोशल, हर समाज होता है, हर समाज का एक इशू होता है, तो उस तरीके से इस समाज का एक इशू बनते जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बुलिंग की भी प्रॉब्लम, जैसे जैसे मेरे को पता चला, बुलिंग की भी प्रॉब्लम इसीलिए कहीं ना कहीं आती है। तो आपके अलावा बाकी कुछ जो बच्चे होंगे आपके सहपाठी, क्लासमेट्स और दूसरे क्लास के भी, उनमें भी आपको कभी महसूस हुआ कि उनमें भी और भी कुछ बच्चे हैं जिनके साथ बुलिंग होती है? देखिए, जो 11-12 की जो एज होती है ना, इस एज में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग, खासकर लड़के, बहुत कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं। तो
इस एज में जो बुलिंग है, इस एज में थोड़ी क्या कहते हैं चीज़ों को बुलिंग की तरह लेना बंद कर देते हैं 11th-12th तक आकर बच्चे। 6th-7th में थोड़े ज़्यादा वो मैं वल्नरेबल उसी स्टेज पे एज की होते हैं। बात कर रहा हूँ जब आपने बताया कि आप 5th-6th-7th में थोड़े से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे और हाँ, लोगों जो ने भी इसका कमज़ोर बेनिफिट आया, अपने ईगो को सेटिस्फाई किया। साथ ही और किसी बच्चों को भी आपने देखा है इस बुलिंग का शिकार होते हुए? जी बिल्कुल। क्या किया फिर आप लोगों ने? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और जो बच्चे जिनको आप जानते रहे होंगे कि उनकी भी बुलिंग हो रही है, क्या स्टेप्स लिए आपने, कुछ किया? देखिए, जो बुलिंग है उससे अगर आपको रिजॉल्व करना है तो एक तरीका तो यही हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस जो ये जनरेशन है इसको कोप करने के लिए एक तरीका। नहीं, मैं एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उस समय कैसे स्टेप्स लिए, क्या किया उस समय? हमने उस समय टीचर को बताना यही सब, और लड़ाई झगड़े भी कहीं हुए, कहीं ने जो कमज़ोर थे उन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फाइट बैक करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर थे इसलिए पिट जाते थे। लड़ाइयाँ भी हुई थी एज में, उस टाइम पे कहीं बहुत घर में भी कंप्लेन गई थी, बहुत कुछ हंगामा हुआ था, लेकिन ऐसे ये तो साइकिल कहीं ना कहीं कुछ चलते कोपिंग रहा था। मैकेनिज्म डेवलप हुए, हाँ जी, फाइट बैक करना करने का। शुरू किया, कुछ कंप्लेंट्स भी हुई ताकि अथॉरिटीज़ तक बात पहुंची। हाँ जी, क्या रहा रोल टीचर्स का? टीचर्स का इसमें एक ऐसा रोल था कि कहीं ना कहीं टीचर्स इशू को रिजॉल्व करने की तरफ तो आते थे, लेकिन बच्चे की जो वल्नरेबिलिटी है उसको डीप समझने में हर टीचर क्या कहता है कामयाब नहीं हो सकता। उसकी ट्यूनिंग बच्चे के साथ बैठनी बहुत ज़रूरी जी है, जी जी। और उसको उसके अंदर भी एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उस साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग तक पहुंचने की और बैठने की। तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि जो टीचिंग या नॉन टीचिंग या स्कूल के स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट के इमोशनल एस्पेक्ट की थोड़ी कम थी? हाँ जी, और ये हाल फिलहाल की बात है, आप तो अभी बहुत ज़्यादा उम्र हुई नहीं है, हाँ जी, मतलब 5-6 साल पहले तक आप ये महसूस कर रहे थे, अभी आप 12th में हैं। क्या अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप स्कूल तक पहुंचते हैं या आपस में ही उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? अब वो टाइम आ चुका है कि लोग आपस में क्या कहते हैं 11th-12th तक पहुंचकर उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत समय आपका इस एज में अपने सहपाठियों के साथ बीतता है, उनका क्या असर रहा है आपकी लाइफ में? किसी खास इवेंट को अगर आप हाईलाइट कर सकें कि ये दोस्तों की वजह से मेरे लाइफ में एक ये अच्छी चीज़ हुई और एक शायद ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ हुई है जो मैं नहीं चाहता था हो, कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में? अब एग्जैक्ट मेरे को ऐसे इंसिडेंट्स बहुत डीप कुछ में तो याद पॉजिटिव्स नहीं है। मिले हैं आपको अपने दोस्तों से हाँ जहाँ पे आपको लगा कि आपकी ग्रोथ हुई हो? बिल्कुल, कि हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ये एक बात है। तो एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत अपने दोस्तों से बहुत सारी अच्छे स्किल्स, लाइफ स्किल्स सीखे हैं, ये भी है। तो कुछ दोस्ती कंटिन्यू भी चल रही होगी फिर जिनसे लाइफ स्किल्स हाँ जी, या कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हाँ हैं जी, जो उनसे शायद एक आपको लगा attachment कि भी आपके पास उतनी नहीं थी लेकिन उनके पास थी। उनको देख के ऑब्जर्व किया। जेलसी भी होती होगी? बिल्कुल, किन चीज़ों पे जेलसी होती है ज़्यादातर? कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखिए जेलेसी एक ह्यूमन इमोशन है। अगर बहुत ऑनेस्टी कहे, क्या कहते हैं, मैं ये भी कह सकता था यहाँ पे कि मेरे को बिल्कुल जेलेसी नहीं होता, मैं एकदम साफ सुथरा इंसान हूँ, लेकिन अब आप मन मित्र से बात कर रहे हैं तो मन की बात कीजिए तो मैं ऑनेस्टली। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं ऑनेस्टली एकदम मन की बात करूँ तो हर इंसान को किसी ना किसी एस्पेक्ट पे एक कभी चीज़ और जेलेसी होती पूछता है। हूँ, आपके प्रश्न को थोड़ा सा मैं और आसान करता हूँ। जब 7वीं 8वीं में थे तो जेलसी के कारण क्या थे और 11वीं 12वीं में जेलसी के कारण क्या थे? 7वीं 8वीं में जेलेसी के कारण ये थे कि वो पढ़ाई में मेरे से ज़्यादा बेटर है, और वो पढ़ाई में मेरे से ज़्यादा बेटर हाँ, है, बताइए। और एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे से ज़्यादा बेटर है। 11वीं 12वीं में जेलेसी के रीज़न ये है कि मेरी बंदी नहीं है, उसकी बंदी है। और मेरी यही समझना चाह रहा था मैं। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों की फोमो भी आ जाती है ना, आपकी fear भाषा of में बोल missing रहा out। हूँ। हाँ, मुझे अभी इधर कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने समझाया फोमो क्या होता है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट रहा है कुछ कुछ चीज़ों में। हाँ जी, सब्सटेंसेस में भी रहा है कि वो बंदा है आपकी उम्र में, तो आज की डेट में ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सब्सटेंस नहीं लेते हैं बच्चे, लेते हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके बिल्कुल। स्कूल में। वेप की आदत है, स्मोकिंग की आदत है इस जनरेशन में, ये वाली आदत तो है कूल बनने के लिए और अपने आप को मतलब वो क्या ये ऐसे करके
हाँ यू करके, मतलब अपने आप को स्टड बनने के लिए एक आज के स्लैंग में कहते हैं, कई तरह ये के हमारे स्लैंग है। समय में ये सब लैंग्वेज नहीं थी। स्टड, कूल, Dude. डूड, इन थिंग। हम लोग समय बहुत सीधा साधारण था कि शरीफ बच्चा ही बकराती है। तो अभी बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस बने हैं। बहुत। हाँ जी। तो आपको भी कभी लगा कि भैया हमारे सर्किल में दो चार हैं ऐसे जो शायद जिस वजह से भी अपने आप को कूल, डूड या स्टड समझ रहे हों, आप में नहीं है? खिंचाव हुआ कभी उस तरफ? देखिए, मैं अगर मेरे को बंदी पटानी होती मैं पटा लेता, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे को कभी शौक आया नहीं है। और सामने से मेरे को क्या कहते हैं मैसेज भी आए हैं लड़कियों के। लेकिन अब अगर मैं बहुत इससे ज़्यादा अगर मैं खुल के बताऊँ तो स्मोकिंग करने को मैंने कूल कभी माना नहीं, तो फिर मैं उस तरफ गया नहीं। लेकिन इसके अलावा मेरे को और वो जेलस फील करा सकते नहीं थे। अच्छा, हाँ जी। सो मतलब आपके रोमांटिक साइड को कोई हिला सकता है, हाँ जी, अदर साइड आपके अपने कंट्रोल में है। बिल्कुल। कभी किसी आपने आपसे बताया कि आपकी कभी इच्छा नहीं रही, शौक नहीं रहा इस तरह से, हाँ जी। बट वहाँ पे जलसी तो होती है आपको। तो शौक होगा तब तो जलसी होती है, ऐसे क्यों बता रहे हैं आप? बिना शौक के जलसी कैसे आएगी? शौक तो रहे हैं, लेकिन अब हर शौक को अभी क्या कहते हैं पूरा कर सकते नहीं थे, क्योंकि घर भी है, 12वीं भी है, और 10वीं 11वीं क्या कहते हैं पढ़ाई का भी क्रूशल है, टाइम है। मम्मी तो सोच लिया था एक बार के लिए, अगर मैं खुद का अगर बताऊँ तो सोच लिया था कॉलेज में करेंगे ये सब। कॉलेज में आराम से पटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पे भी जाए। नहीं बेटा, ये देखो ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये किया नहीं जाता है, हो जाता है। गाने भी बने हैं इसके ऊपर, पुराने अपने पिताजी से पूछना, सही बात। उन्होंने गाए होंगे ये सब गाने। किया नहीं जाता, हो जाता है। बट ये सब सारी चीज़ आपके करियर में आपके दोस्तों का योगदान रहा, फैमिली का योगदान रहा, स्कूल का योगदान रहा, सोशल मीडिया का योगदान रहा, या आपका खुद का योगदान रहा? पांचों में से किसको आप नंबर 1 पे कहेंगे? मेरे करियर में सबसे पहले तो मैं खुद ही को रखूँगा। इसमें मैं थोड़ा सेल्फिश हूँगा, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं अपने को एक्सप्लोर मैंने खुद ही किया था। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ड्रामा और एक्टिंग को शायद या प्रायोरिटी में रखा स्टेज है। को अपनी प्रायोरिटी या करियर पैशन के रूप में रखा हुआ है। तो इसमें आप अपने आप को पहला योगदान दे रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद ही को कहने के कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया ढूंढा था। लेकिन हाँ, सेकंड में मैं कहीं ना कहीं पीयर्स को रखूँगा, क्योंकि अगर वो मुझे स्टेज पे नहीं लाते, मैं इतना वल्नरेबल नहीं, इतनी मेरी कमज़ोरी पर अटैक नहीं करते, इतना वल्नरेबल स्टेज पे मेरे को नहीं डालते, तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने ज़्यादा जो खामियाँ हैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ये चीज़ रहेगी, इसलिए उनका भी कहीं ना कहीं अगर ऑनेस्टली बताए तो उनका भी इसमें योगदान ज़रूर रहेगा। और टीचर्स को उतने बहुत ज़्यादा साइडलाइंड इस चीज़ में रहे हैं, अपना और पीयर्स को ज़्यादा मैं उसमें प्रायोरिटी में रखूँगा कि उस स्टेज पे मेरे को लेके गए, कि मुझे खुद को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया मिला, जो कि ड्रामा और टाइकोंडो के थ्रू था। क्या आपकी फैमिली ने कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया या एक्सेप्ट किया कि आप एकेडमिकली अपने आप को उतने पावरफुल फिलहाल नहीं मानते हैं? हाँ जी। डिस्कशन होती है घर में? हाँ, नहीं, फैमिली का इसमें मेरा क्या कहते हैं सपोर्ट ही रहा है। ड्रामेटिक्स को उन्होंने कहीं ना कहीं उतना मतलब रिजेक्शन नहीं रहा उस चीज़ के प्रति, और उन्होंने वर्कशॉप्स भी करवाए, और तो आसानी से मान गए, तो ये इशू आया नहीं मेरे पे। हाँ, अब क्या कहते हैं ये कंप्लेन रही है कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहा, जो आजकल आमतौर पे हर फैमिली में कहीं ना कहीं ये कंप्लेन आ जाते हैं, जिनके भी बच्चे जेनजीज हैं हमारी जनरेशन में, कि वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने इन शौकों को ज़्यादा टाइम दे रहे, क्योंकि हर कोई है पढ़ाई के अलावा उनका कोई ना कोई शौक रहता ही है। अब इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चों के भी कहीं ना कहीं ड्रामेटिक्स में, स्पोर्ट्स में शौक रहते ही रहते, चाहे वो पढ़ने में कितना भी अच्छा हो। आजकल तो काफ़ी सारे IITians निकल गए हैं, या तो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, या तो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। इंजीनियर्स खासकर बहुत स्टैंड अप कॉमेडी में जा रहे हैं। एक तो जो बैरियर था वो हमारे और आपके बीच की जनरेशन ने तोड़ा ही है, कहीं ना कहीं ले जा करके। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को मतलब हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा इस विषय पे कि नए रास्ते तो खुल रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं इन पर्टिकुलर थॉट वगैरह को लेकर के। 25 एज पे आप पहुंचेंगे 7 साल में। हाँ जी। कहाँ देखते हैं अपने आप को 25 की एज में? एक तो कहीं ना कहीं मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, और मैं थिएटर वगैरह कर रहा हूँगा अपने साथ साथ में, वो चीज़ साथ में चल रही होगी।
टाइकोंडो का मेरे को इतना अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि उस स्टेज पे मैं उस स्टेज तक करने वालों की नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली हाँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस और अटैच उस चीज़ से भी रहूँगा। बट उस टाइम पे थोड़ी करियर की भी टेंशन आ जाएगी कि किस चीज़ पे कहाँ से प्रोफेशनली किस चीज़ को अपनाना है। तो कुछ प्लान किया है अपना? तो मैं सोचा है, मैंने 12th के बाद साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने का, तो उससे मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है ग्रेजुएशन करने के बाद। आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, इमोशंस के विषय में आपने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई हैं, बट ये साइकोलॉजी पढ़ने का डिसीजन लिया है, क्या आपने कभी ऐसा चेक किया है या आपके साथ किसी ने ऐसा करवाया है कि आप अपने एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करते हुए फिर करियर का एस्पेक्ट को डिसाइड करें? बिल्कुल, ये मैंने कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड को टेस्ट करके बोला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैमिली का डिसीजन नहीं था। नहीं, आपने जज करके बोला है या कुछ साइंटिफिक टेस्ट भी लिखे? नहीं, साइंटिफिक टेस्टिंग एग्जैक्ट तो नहीं की, नहीं की। लेकिन घर में जैसे मम्मी भी चाह रही थी मैं डॉक्टर बनूं, बट मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बिल्कुल इस करेंट एज ग्रुप के हैं और करियर के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आपकी फैमिली के भी प्रेशर होते होंगे और सभी को करियर बनाना होता है। हाँ जी। तो कभी ये नहीं सोचा कि अगर कोई भी हम फिजिकल इलनेस के लिए दवा लेते हैं तो उसके पहले 4 टेस्ट करवाते हैं, कराते हैं, कराते हैं? बिल्कुल। तो आप करियर का इतना लंबा डिसीजन ले रहे हैं, क्या कभी किसी ने इस विषय पे नहीं सोचा कि इसके पहले भी कुछ टेस्ट करके चेक करें कि कौन सा कोर्स इसके लिए अच्छा है? कभी आपने सुना स्कूल में, घर में, या खुद से किसी दोस्त ने या सोशल मीडिया से, कहीं से आपको नहीं लगा कि करियर करने के लिए भी मुझे टेस्ट करने चाहिए? देखिए, करियर के लिए टेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन टेस्ट के बाद ही क्योंकि अंदर से भी एक एक्सप्लोरेशन आती है कि किस वे में, किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लेके जाना है और किस करियर, उसी से फाइनली किस करियर के थ्रू जाना है। तो वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो पैशन को ही आपने बोला कि समझा कि उसको मैं करियर बना रहा हूँ, क्योंकि आप करियर किसी बना रहा हूँ। खास चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं। हाँ जी। आपके इर्द गिर्द के बच्चे भी हैं क्या किसी खास चीज़ में पैशनेट? हर बच्चे का अपना कोई पैशन होता है, या कुछ बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में ही आगे जाना है, ऐसी बातें चलती हैं? बहुत इस चीज़ में आसपास में बहुत डाइवर्सिटी है। कई लोग एकेडमिक्स में ही सबसे अच्छे होते हैं, तो एकेडमिक्स के अपने उसी फील्ड में कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। कई स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि हर कोई वो काम ऐसा नहीं कर रहा जिससे बहुत पैसा आ सके। लेकिन सब अपने उस चीज़ के डेप्थ में हमारी जनरेशन में लोग जा रहे हैं और अपना एक नए तरीके का आर्ट और टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई किसी को मजाक ज़्यादा करना है तो स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू के फील्ड में वो जाना चाहता है, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई अकेडमिक्स में ही आगे जाना चाहता है। तो ये एक्सप्लोरेशन जनरेशन में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत युवा भूले भटके भी है कि वो खुद को, क्योंकि वो मतलब सोशल मीडिया और पीयर में इतने ज़्यादा खुद को अंदर से वो खो चुके हैं इस चीज़ में कि वो उस स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत ऐसी क्या कहते हैं मेजॉरिटी है कि वो स्ट्रीमलाइन होकर डिसाइड नहीं कर पा रही कि उनको किस फील्ड में और किस करियर में जाना है। वो अपने आर्ट और टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम मौका मिलने की बात भी है। हर किसी को वो मौका मिल नहीं पा रहा कि वो कैसे अपने फैमिली से बात करे, कैसे वो फैमिली से बात माने ना माने तो बात की बात है, खुद भी मुझ में क्या टैलेंट है और मैं क्या करना चाहता हूँ ये समझने में असक्षम होना, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले। इसका ये एक रीज़न भी है कि पहले क्या कहते हैं, कुछ बहुत ही सिलेक्टिव करियर ऑप्शंस थे। अब क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं ना, तब आप कहीं ना कहीं खुद को कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत आती है। इतने सारे चॉइसेस में क्या आप चुनो, ये चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी चीज़ को मैं समझना चाह रहा था कि क्या अगर टेस्ट कर लिए तो आपके ऑप्शंस थोड़े नैरो डाउन नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो अगर एप्टीट्यूड टेस्ट से कहीं ना कहीं ऑप्शंस नैरो डाउन होते जाते, तो मैं इसी कंटिन्यूटी में कहना चाह रहा था, जैसे जैसे ऑप्शंस नैरो डाउन होते जाएंगे वैसे वैसे एक स्ट्रीमलाइन कहीं ना कहीं आते जाएगी। नहीं तो जिसके अंदर, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि बहुत लोगों को हर चीज़ में इंटरेस्ट भी है, हर चीज़ में उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत फुटबॉल को अच्छा खेल लेता है, थोड़ा बहुत बास्केटबॉल अच्छा खेल लेता है,
ड्रामेटिक्स भी कुछ लोग थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, और वो समझ नहीं पाते। एक होता है ना, कोट है, आई एम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट द मास्टर ऑफ नन। ये एक प्रॉब्लम है जो इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, कि हर चीज़ के ना ऑप्शन इतने सारे हैं, हर चीज़ में अपना स्किल क्या कहते हैं ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा लगता है हर चीज़ का स्किल है, अब करें क्या, किस वे में जाए, ये प्रॉब्लम है इस जनरेशन में। तो ये तो मानने वाली बात है, और इसका सॉल्यूशन कैसे एड्रेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम इतनी, अभी ये प्रॉब्लम इस एक बड़े वे में जा चुके हैं प्रॉब्लम, पहले के मुकाबले, आपके जनरेशन के मुकाबले हमारे जनरेशन में प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी जनरेशन के लिए। वो लोग अपने, उनके फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर है कुछ चीज़ को करने का, प्लस वो कुछ चीज़ करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक टाइम खुद के साथ बिताने वाली चीज़ में आना होगा। एक टाइम हो जब वो खुद के साथ बिताए, खुद का एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन करे। इसमें कोई चीज़ में नहीं मन लग रहा तो 2 महीने आप उस चीज़ को ही डेडिकेटेडली करके देखो। ऐसे में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से खुद को डीअटैच करके, पहला स्टेप है कि कई चीज़ों से खुद को डीअटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इस जनरेशन को डिटैचमेंट की एक स्किल लाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जनरेशन में उसकी वो स्किल की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़रूरत अभी है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस स्किल को लाने की, तभी वो कई चीज़ों से वो डिटैच होंगे, तभी वो खुद के सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जा पाएंगे। तो लर्निंग के साथ अनलर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। आपने सोशल मीडिया के विषय में कई बार बहुत सारी चीज़ें, आप हैं सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल। क्या इस्तेमाल कैसे करते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं बहुत, मतलब वैसे तो जैसे दोस्तों से बात करने के लिए, लेकिन स्टार्ट किस लिए किया था कि सोशल मीडिया है, दोस्त है, स्कूल का नोट्स वगैरह होगा, काम वगैरह होगा तो उसके लिए मंगा लेंगे, तो ये सब ऐसे आराम से, क्या कहते हैं, फेसबुक या इंस्टा पे आप कौन से नोट्स मंगाते हैं? व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं, लेकिन इस व्हाट्सएप तो एक मैसेंजर सर्विस हो गया, लेकिन सोशल मीडिया नहीं मानता, इट्स अ पर्सनल मैसेंजरिंग। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आता है, इंस्टाग्राम है, एफबी है, इस पे आप कौन से नोट्स मंगाते हैं जिसके लिए आपने बनाया? नहीं, इसमें हम हैं, फंस गए हैं आप अपनी बातों में। तो आप सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव ही हैं या कभी कभार, मतलब 2-3 दिन में एक 2 घंटे के लिए यूज करता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी कुछ टाइम के लिए आया, बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करने लगा था, अब थोड़ा कम हो रहा है एडिक्शन। वैसे इस मोटिव से मैं कहना चाह रहा था बात को पूरी करने के लिए कि इस मोटिव से स्टार्ट किया था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा रील स्क्रॉल करने की जो प्रॉब्लम है वो है इस जनरेशन। अंगूठा मजबूत होता है वैसे, फिर भी कुछ हुआ मजबूत नहीं अंगूठा। हमारे गुरुजी हैं, उनसे एक बार बात हो रही थी, वो हमसे भी एक जनरेशन पीछे के हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे अंगूठा इतना यूज़ करके मजबूत कर रहे हैं कि अंगूठा छाप ही रह जाएंगे सोशल मीडिया पे और ये इन्हीं रील्स वगैरह की। आप रील्स देखते बनाते कुछ हैं? नहीं, मैं खाली देखता हूँ। सिर्फ देखते हैं? किस तरह के रील्स पसंद करते हैं आप देखना? ह्यूमर, सटायर, कॉमेडी। ह्यूमर, सटायर, कॉमेडी। बट आजकल जिस तरह से नज़र आती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब न्यूडिटी और मतलब एक तरह से देखिए तो सोशल मीडिया का यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है और एक अब्यूज़ होता है। तो अभी तो उस स्तर पे चला गया है चीज़ें कि आप अब्यूज़ स्तर पे आ चुके। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आपने कभी उसमें महसूस किया है कि स्क्रॉल अप के समय इस तरह के न्यूड या सब्सटेंस अब्यूज़ के या एग्रेशन के या पॉर्न इस तरह से आया है कभी घूमते घामते? ये प्रॉब्लम है, और इसके थ्रू साइबर बुलिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाना और गलत कंटेंट में फंस जाना, उससे कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग की भी इशू क्या कहते हैं आती, क्योंकि एक वैसा माइंडसेट कहीं ना कहीं बन जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम जब ज़्यादा रील स्क्रॉल करते और एक तरीके से एक वैसे पॉइंट पे आ जाना कि आप उससे अपने फ़ोन को आप छोड़ नहीं पा रहे। फ़ोन आप फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे, फ़ोन आपका यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम आपका यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करते करते आप एक ऐसे गलत तरह का कंटेंट में भी फंस जाने की इस जनरेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसी से डोपामिन मिलना, लालच मिलना, और उसी से कहीं ना कहीं लड़के जो खासकर एक गलत कदम उठा लेते हैं। इनफैक्ट लड़कियां भी, लेकिन लड़के लड़कियों का मिसयूज़ करना और न्यूड्स मांगना, ये सारी इशू बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आ रही है। इसी से थोड़ा रेपिस्ट माइंडसेट भी बनता है और एक क्रिमिनल माइंडसेट भी बनता है, और ये इशू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट में अब आ रहा है और ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। इससे साइबर बुलिंग की जो प्रॉब्लम है
मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स कहे कि कुछ मेंटालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 एज ग्रुप के हर बच्चे के लिए कम्प्लीटली सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। हाउ डू यू टेक दिस, योर जनरेशन? आपको अगर आज हिंदुस्तान में ये कर दिया जाए तो हाउ विल यू टेक दिस? इज़ इट अ मूवमेंट टूवर्ड्स व्हाट यू आर थिंकिंग कि नहीं ये चीज़ें ख़त्म करने का एक तरीका हो सकता है, या फिर इस पे भी आप हो गए कि भाई प्राइवेसी और आज़ादी हमको होनी चाहिए? ये वैसे ही सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है, इस पे एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर एक्चुअली कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इस अगर हम एक तरीके से हम इस वे में अगर सोचेंगे कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैन करना है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो भी वो गलत है। वो एक ऐसी टेम्पररी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा जो टाइम पे एक टेम्पररी कहीं ना कहीं अराइज होते रहेगी। हर कोई सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं कर रहा, जो मिसयूज़ कर भी रहा है वो सोसाइटी में जाके सोसाइटी के अंडर कुछ ना कुछ अपने कहीं ना कहीं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए गलत कदम उठाएंगे। तो ये इशू आ सकता है। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी लोगों के लिए एक स्केप रूट है कि वो जो वो कर रहे, जो वो चाह रहे, जो वो मतलब एक उस प्रॉब्लम में उस जोन में कहीं ना कहीं खुद को लेके जाए, मतलब बाहरी समस्या से भी एक स्केप रूट ढूंढे, वो वाली कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है ये। बट वैसे ये बच्चे तो पागल हो जाएंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं वो मतलब सोशल मीडिया के बिना रह नहीं पाते, और वो मतलब एडिक्शन इस हद तक हो चुकी है। एडिक्शन बहुत अगर आपके 10 दोस्त हैं तो 10 में से कितनों को ऐसी होगी आदत? 5-6 जरूर होंगे जो बहुत, मतलब 50 to 60%। जो 7-8 घंटा कहीं ना कहीं आप लोअर साइड में बोल रहे हो या हायर साइड में बता रहे हैं मुझे को? हायर साइड में, हायर साइड ज्यादा को कहीं ना कहीं ज्यादा स्क्रॉल करने की प्रॉब्लम तो है। कुछ होंगे जो सोते कब हैं फिर? इनसे बातचीत तो हुई होगी आप? हाँ जी, वो आपको स्कूल भी जाना होता है, लेट नाइट में सोते हैं, सोने की भी प्रॉब्लम है, कम सोते हैं, दिमाग काम नहीं करता, पढ़ने पे ध्यान नहीं लगता। तो और क्या क्या तकलीफ होती है? बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीप साइकिल तो 8 घंटे की नींद क्या कहते हैं लेना जरूरी खुद का फिजिक्स तो बहुत ही डिटोरिएट हो जाएगा। बॉडी के कहीं ना कहीं बॉडी डिसफंक्शनल होते हैं, बॉडी के कहीं ना कहीं माल फंक्शंस होते हैं, और मतलब सही टाइम पे नींद ना आना, गलत टाइम पे नींद आ जाना, दोपहर में सोने की आदत लग जाना। एक प्रॉब्लम है कि दोपहर में आपकी अपनी है या आपने दोस्तों से सुना है ज्यादातर की है? मेरी भी है। हाँ, आपकी ऐसा नहीं कहूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि अब एपिडेमिक्स दूर तक फैलता है। किसी 10 को प्रॉब्लम है तो वो सेम जनरेशन से आगे को वो प्रॉब्लम ले जाएंगे, सेम जनरेशन आगे को वो प्रॉब्लम ले जाएगी, सेम जनरेशन आगे को वो प्रॉब्लम ले जाएगी। तो प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करके एक एपिडेमिक्स के फॉर्म में, एक महामारी के फॉर्म में चले जाती है। तो अब ये वो स्टेज आ चुका है कि ये महामारी के फॉर्म में बहुत ही वजनदार शब्द यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया और यूसेज इन दिस एज ग्रुप। एक आप कह रहे हो कि महामारी की तरफ फैल गया है। किसकी गलती है ये? आप किसको जज करेंगे कि ये गलत कौन था? गलती तो मार्क जुकरबर्ग की है। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उसके पहले भी लोगों ने बनाए थे, उनके चले नहीं। इनका चल गया तो अब चलना हमारे लिए गलती की तरह हो गई, क्योंकि देखिए हम आप जो बात कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पे वीडियो पे है, तो हम तो यूज करने के लिए लेकर जाएंगे ताकि आपके जैसे मत देखना है पॉडकास्ट। कहाँ हमारी रोजी रोटी बंद करा रहे भैया है। तो सोशल मीडिया का वही मैंने कहा कि जो यूज होने वाला है उसके मुताबिक चीज़ें मैनेज कैसे हों, कैसे उसको कंट्रोल में रखा जाए, कैसे एक क्या कहते हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो आप, क्या ये सीख सकते हैं हम? बिल्कुल सीख तो सकते हैं, लेकिन सीखना इतना मुश्किल है। अब ये खुद के कहीं ना कहीं एफर्ट से होगा। फ़ोन कम देखने की आदत, ये ताइक्वांडो सीखने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इस हद तक है एडिक्शन सोशल मीडिया या डिजिटल गैजेट्स की कि आप कह रहे हो कि ताइक्वांडो से भी ज़्यादा मुश्किल है इसको मैनेज करना? किसी चीज़ की आदत को डेवलप करने से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी चीज़ की आदत को ख़त्म करने में। जो आदत डेवलप करना आसान होता है, आसान है। कोई नई चीज़ सीखनी आसान होती है, लेकिन जो चीज़ में हैबिट है उसको ख़त्म करने में जान निकल जाती है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो सिर्फ हमारे जनरेशन नहीं, आपकी भी जनरेशन में कोई आदत लगी होगी, उसको हटाना मुश्किल होगा। तो
अब वो मुश्किल इसीलिए क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है सिंपली ये अपनी आदत को बंद करना, और ये इतने बड़े लेवल पे फैल चुकी है कि एक आदमी आदत बंद कर ले उसको कहीं ना कहीं प्लस दूसरा भी कहीं ना कहीं उसी आदत को लगवा देगा, दूसरे से भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा सोसाइटी में आसपास फैला हुआ कि खुद आदत ख़त्म कर भी लो तो फिर तब भी उसकी एक बाहरी बातें और बाहरी इन्फ्लुएंस आपको अंदर के कहते हैं आते रहते हैं, और उससे आप कहीं ना कहीं अटैच फिर से हो जाते हैं। तो एक बड़े लेवल पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्लस ग्राउंड लेवल पे भी एक एक को अपनी अपनी एफर्ट्स लगाने चाहिए। खुद की ज़िंदगी को सुधारने के लिए तो हर जनरेशन को एफर्ट लगाने ही होंगे, क्योंकि हर जनरेशन की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जी, नहीं बिल्कुल बात सही कही। तो आपने कहा आपको उस तरह की अभी तो फिलहाल एडिक्शन नहीं है या आप हैं उसमें? कम हुआ है पहले से कम हुआ है, कैसे कम किया? मैंने कम करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम कम होते रहे, जब खुद को बिजी रखने की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिजी सॉल्यूशन कहाँ है। रखा आपने आप? एक सही डायरेक्शन में स्पोर्ट्स हो गया, स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं अरे लोग बाप रे बाप। की तरफ जाना पड़ता है लोगों को। हर जनरेशन के, हमारे जनरेशन पे तो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, ये चीज़ उनको ठीक लगेगी नहीं, लेकिन कैसे भी करके सही दोस्त अब बना लिए, सही गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और उनके लिए मैंने कैसे ठीक है कि मेरे को टाइकोंडो का जो टाइम था वो घर पे रहने की जो प्रॉब्लम है ना, कि मुझे मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास आते रहा कि मैं घर पे नहीं रह रहा, बाहर हूँ मैं, तो बाहर अपने मैं आप involved को हूँ, इसीलिए आपको ऑक्यूपाइड रखा, मतलब फिजिकली कहीं एंगेज रखना, रखा। कहीं ऑक्यूपाइड रखना, हाँ। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना, कि इन मैं सब घर पे थोड़ा चीज़ों कम से बैठ रहा हूँ। आप धीरे धीरे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें घर के प्रेशर पे हुए हैं कि भैया कुछ अगर आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा, आपका ये फियर से आप छोड़ रहे हो, या आप इसलिए छोड़ रहे हो ये एडिक्शन को क्योंकि धीरे मुझे धीरे छोड़ना है, क्योंकि आप छोड़ना चाहते हैं? इसलिए छोड़ा है। अगर आपको डराया धमका जाए तो क्या इसी तरह से आप छोड़ने का प्रयास करेंगे? डराया धमकाया जाए तो फिर तो सिनेरियो अलग होगा, सिनेरियो अलग होगा। क्योंकि डराया धमकाया जाए तो फिर तो मतलब अगर अब आप किसी को डरा धमका दे, मन करेगा कि कैसे ऐसे कैसे डरा धमका सकता है, और करने का मन करेगा, ईगो पे भी बात आ जाती है। तो फिर तो क्योंकि अब ईगो पे बात आ जाती है तो गलत हैबिट कहीं ना कहीं और लग जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारी फसाद की मतलब इस जनरेशन की इस प्रॉब्लम में ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो आ चुकी है, ईगो पे बात आ जाना, कि मतलब डराया धमकाया जा रहा है छोड़ने के लिए, तो और उस चीज़ को करने की टेंडेंसी आना कि हमको डराया धमका सकता कैसे है कोई। तो ये आप अपनी बात करें या आपके इर्द गिर्द सारे बच्चों की ये सोच है कि अगर डराया धमकाया या प्रेशर डाला गया, उससे बेहतर है कि मैं अपने आप से वो डिसाइड करूँगा? उससे बेटर ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, और हाँ आप बाहर आपस में की बात तो करते होगे, सारे चर्चा करते होगे, तो उसने ऐसा बोला तो नहीं, लेकिन मेरी इच्छा हुई तो मैं करूँ। हाँ, तो ओवरऑल मतलब ये चीज़ ग्रो हुई है। 18 साल की उम्र में बहुत सारी ऐसी बातें आपने कही हैं कुशाग्र, जो उसको सुन के मैं थोड़ा अचंभित भी हूँ और प्राउड भी हूँ कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के बच्चे इन चीज़ों को थॉट प्रोसेस में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके जैसे जेनजी को मौका मिले तो आप देश में किस तरह के परिवर्तन लाना चाहोगे, और क्या जेनजी देश में परिवर्तन ला सकता है? जेनजीज बिल्कुल देश में परिवर्तन ला सकते हैं। उन पे कैपेबिलिटीज़ में जैसे बताया, उनकी ऐसा नहीं कि उन पे कैपेबिलिटी नहीं है, उन पे बहुत कैपेबिलिटी है, बस कुछ चीज़ें उनको कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशंस बन के आ रही है। बहुत आस्पेक्ट है जो जिसमें वो जितना वो बहुत आगे सोचते हैं, जितना अभी के टाइम के लोग, जितने जिस एज ग्रुप में लोग नेता है वो लोग उतना आगे कहीं ना कहीं नहीं सोचते हैं। ये चीज़ है, बहुत एडवांस थिंकिंग उनकी होती है। साइंस, स्पेस, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन पे उनकी ज़्यादा वो इनपुट अपना दे सकते हैं अगर वो उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और फ्रेमवर्क को वो एक अपने अंदाज में कहीं ना कहीं बदल सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं साइंस, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इन सब पे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होगी। तो कुशाग्र, अगर मैं एक सलाह मांगूं कि आपके जनरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोसाइटी को एक एडवाइस आप देंगे कि क्या करना चाहिए उनको? बस छोटे से शब्दों में सोसाइटी को एक एडवाइस कि उन्हें क्या करना चाहिए। सोच समझ के क्या कहते हैं अपने लीडर चुनिए। सोसाइटी को गलत लीडर अगर आप चुन लेंगे तो आप जानते हैं उसका क्या परिणाम होगा, अगर आपने भुगता है उसका परिणाम। ये बहुत, मैं कहीं ना कहीं बहुत इस बात में बहुत सीरियस हूँ और बहुत सीरियस होकर ये चीज़ बोलना चाहूँगा।
अपने लीडर चुनने से पहले 10 बार सोचिए, बहुत टाइम है आपके पास, कोई भाग ही नहीं जा रही है दुनिया। ये चीज़ मैं कहूँगा। बी, कहीं ना कहीं आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए और गलत चीज़ में और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, और आपको समझना पड़ेगा वो किस तरीके से चैनलाइज करना है। कौन किस तरह से चैनलाइज करके बताने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे से लोग खुद को मेरे से बेहतर लोग खुद को जानेंगे। हम सबसे बेस्ट हम अपने को ही जानते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज आजकल के पेरेंट्स को, जो आपके जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको एक सुझाव, ताकि आप स्ट्रांग बन सकें, आपकी जनरेशन। उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आपका बच्चा जो करना चाह रहा है उसको वो करने दीजिए, उस पर एकदम से उसको टोकते मत रहिए, क्योंकि वैसे उसकी लाइफ इस बहुत अब प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है लाइफ हमारी जनरेशन की। इतने तकलीफ है और इतनी ज़्यादा ट्रॉमा झेलते हैं और पीयर प्रेशर का इतना इफेक्शन है उस लाइफ में। इसके ऊपर कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद भी अगर पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस अननेसेसरी होगी और अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है उस चीज़ से। उसे टोकना थोड़ा कम कीजिए, और आप उसकी मेक श्योर करिए, आपकी भी ड्यूटी है कि उसकी एनर्जी सही डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है, वो सही तरीके से एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर पाए, उसकी एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में जाए। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो मैनेजमेंट है उनको एक सलाह देना चाहेंगे कि आपको जेन-ज़ी के लिए या आपके इस ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो चीज़ ऐसा नहीं, वो चीज़ फालतू है, बेकार तुम बिल्कुल नहीं कह सकते, फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन वो बहुत कम है। बात ये है, बहुत साइंस टेक्नोलॉजी इन सब पे कई नए तरह के कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को लाना चाहिए, और एक नई तरह की कहीं ना कहीं नॉलेज को और एक नए नज़रिए से इनलाइटमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ वही न्यूटन के 3-4 लॉ पढ़ के भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत कम नॉलेज है, बहुत होलिस्टिक नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, और करियर काउंसलिंग की स्कूल में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो करियर काउंसलिंग एक सही टाइम पे बहुत, क्योंकि करियर काउंसलिंग वाली चीज़ बहुत स्कूलों में नहीं होती है। जी। तो उसको मैं थोड़ा एम्फेसाइज। बिल्कुल सही कहा। और आखिरी सवाल आज आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कभी मनस्थिति खराब हो, इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हों और रियलाइजेशन हो, तो क्या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए बिल्कुल। कई बार आपको ज़रूरत होती है एक कि आपको कोई समझे, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है एक इंसान को, क्योंकि इंसान के जो इमोशन है उसको हील करने के लिए किसी को कभी ना कभी ज़रूरत होती है कि एक कोई हाथ पकड़े। तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सोसाइटी में इन लोगों की एक बहुत ज़रूरत है, और इनकी एक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस है। राइट। सो कुशाग्र, बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेक्टिव सेशन ये रहा, और जैसा आपने शुरू में कहा था कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, पर आज मुझे महसूस नहीं हुआ कि आप इंट्रोवर्ट हैं। मुझे बस ये महसूस हुआ कि अगर आपको एक सही मंच मिले तो आप अपने थॉट्स बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट के पहले आपके जो विचार थे, और ये पॉडकास्ट अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो आपके जो विचार हैं अपने प्रति, खुद के प्रति, उसमें क्या कुछ आप थोड़ा सा भी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं ज़्यादा खुल के बोलने लगा, खुल के बोल रहे हो, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आप अपने इस मज़े को जिए और मंच से दुनिया को मजा दें, ये मेरी शुभकामना है आपको। थैंक यू सो मच कुशाग्र, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जैसा देखा हमने, कुशाग्र एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के साथ आए। वो अपने आप को थोड़ा कम आंकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ किया, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जहाँ से उनको खुद के जीने की और आगे करियर बढ़ाने की एक योजना समझ में आई, और उस करियर को आगे ले जा कर के वो खुश रह सकेंगे, समाज को भी कुछ दे सकेंगे। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे विचार व्यक्त किए, हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए,
हमारी जो डोपामिन की तरह एडिक्शन हमारे बच्चों में आज सोशल मीडिया की या गैजेट्स की आ चुकी है, उसके प्रति भी उनके हमने विचार रखे। बहुत ही सुंदर। और सबसे बड़ी बात कि आज का हमारा युवा सच बोलता है। अगर उन्हें किसी चीज़ की आदत है, अगर उनको लगा कि ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो मन मित्र के तरफ से बस सभी माताओं, पिताओं, इवन स्कूल के मैनेजमेंट और कॉलेज के मैनेजमेंट से मेरा यही एक निवेदन है कि इनको मंच दीजिए, ये अपनी बात कह सकें और समाज का और अपने राष्ट्र का भला कर सकें। इन्हें एक मंच दीजिए ताकि ये अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का कुछ उत्थान कर सकें। मन मित्र की ओर से देवेश त्रिपाठी आपसे अभी फ़िलहाल के लिए अलविदा लेता है। नमस्कार। एट इमोशनली योर्स वी आर बिल्डिंग माइंडसेट्स।